और ये क्वेश्चन आप लोगों का पक्का रहने वाला है स्टैंजा से। स्टैंजा दे देगा और उससे 4-5 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसको आप लोग लिख करके ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए जिनका इंग्लिश स्कोर है उसका मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये आप लोगों का न्यू मॉडल सेट है जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है वो मैक्सिमम क्वेश्चन यही मॉडल सेट से रहेगा और एक और जगह से रहेगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा। टोटल क्वेश्चन यही दोनों जगह से रहने वाला है। तो देखिए, हम लोग इस मॉडल सेट को सॉल्यूशन करने वाले हैं, आप लोगों को साथ में याद भी होते चलेगा। मॉडल सेट 1 प्रोजेक्ट रेल 2.0 क्लास 12 इंग्लिश स्कोर जिनका है, इसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आप लोगों को टिक लगाना रहेगा, टाइम 1.5 आवर रहेगा। देखिए, हम लोग सीधा चलते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है वो 3 सेक्शन में रहेगा। पहला पैसेज रहेगा, दूसरा राइटिंग सेक्शन रहेगा और तीसरा बुक से रहेगा। तो 3 सेक्शन में आप लोगों को रहने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला है पैसेज। ये पैसेज में आप लोगों को पढ़ करके और आंसर देना है। तो इस पैसेज को हाईलाइट कर दिया गया है जहां जहां पे आप लोगों का आंसर है। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट को हाईलाइट किया गया है उसका मतलब समझ लेते हैं और आंसर हम लोग का तुरंत हो जाएगा। तो देखिए, लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। लैंग्वेज है वो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है जो इंसानों को दिया गया है, किसी भी जानवर को ये गिफ्ट नहीं दिया गया है। आगे देखिए, व्हेन ए रैबिट, जब भी खरगोश अपने दुश्मन को देखता है तो अपने पूंछ को ऊपर और नीचे करता है। व्हेन ए बीज मतलब मधुमक्खी फाउंड फूड, जब भी वह भोजन को प्राप्त करती है तो वह जा करके अपने दोस्तों को, अपने साथ रहने वालों को डांस करके बताती है। और एक डॉग, ए डॉग बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम नियर। जितना हाईलाइट किया गया है ना, उसी में सभी आंसर को बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट वन, लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, किसको दिया गया है? मैन। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा और एक साथ आप लोग को याद होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि व्हेन ए रैबिट सीज ऑन इनेमी इट, तो जब भी रैबिट अपने दुश्मन को देखती है तो व्हेन ए रैबिट सीज एन इनेमी, तो क्या करती है? इट रन अवे इनटू इट्स होल और बर इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन। तो यहाँ से सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा, अप एंड डाउन। थर्ड देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन बोल कह रहा है कि ए डैश बार्क्स मतलब कौन भौंकता है व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है। तो ए डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर, जब भी अजनबी को देखेगा तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा। फोर्थ देखिए, नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, तो किसी भी जानवर के पास क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है कि नो एनिमल पोजेज दिस गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? लैंग्वेज का गिफ्ट। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए, डांस एनिमल करता है, जंप भी करता है और राइट भी करता है। वो लोग लिखने के लिए भी जानता है, बंदर है तो लिख भी सकता है, वो उछल भी सकता है और डांस भी करता है। तो एक चीज बच गया कि वो लैंग्वेज नहीं बोल सकता। नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ, व्हेन ए बीज सीज फूड इट्स कम्युनिकेट टू द अदर बीज बाय, तो जब भी वो भोजन को देखती है मधुमक्खी, तो वो कैसे दूसरे मधुमक्खी को बताती है? तो बाई डांसिंग। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि इट डज ए काइंड ऑफ डांस। व्हेन ए बीज हैज फाउंड सम इट डज ए काइंड ऑफ डांस, तो एक प्रकार का डांस करके वो लोगों को बताती है कि वहां पे भोजन है। देखिए, सिक्स्थ वन बोल रहा है कि इन द पैसेज द वर्ड क्वेश्चन मीन्स, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चेतावनी, और चेतावनी को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? वार्न, किसी को वार्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला पैसेज कंप्लीटेड है। सेकेंड पैसेज देखिए, दूसरा पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12। 6 क्वेश्चन पीछे हुआ, 6 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस पैसेज को पढ़ना है। देखिए, इस पैसेज को पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका सिंपल सा मतलब समझा देते हैं आप लोगों को, और जो भी आंसर आप लोगों को है उसके लिए हाईलाइट कर दिया गया, इसी में से आप लोगों का आंसर मिलेगा। तो देखिए, इस पैसेज का सिंपल सा मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, इसमें कार्डामोम के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब होता है इलायची। क्या होता है? इलायची, जिसका फोटो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, जैसे कि काजू होता है, किशमिश होता है, बादाम होता है, उसी प्रकार से। तो कार्डामोम का ना इंडिया में जब उगाया जाता है तो बोला जाता है इंडियन कार्डामोम। इंडिया में इसे उगाते हैं तो बोलते हैं इंडियन कार्डामोम, और इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर होता है इंडिया में। और इसको कब उगाया जाता है? अगस्त से लेकर के फरवरी तक के मंथ में इस फसल को उगाया जाता है, इलायची को। तो देखिए, इंडिया में इसका 2 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप है? पहला है मालाबार कार्डामम और दूसरा मैसूर कार्डामम। तो इंडिया में इसका 2 टाइप्स या 2 वैरायटी पाया जाता है, और मैसूर कार्डामम का 2 टाइप्स है, एक है सिनिनियोल और सेकेंड है लिमोनिन। तो आप लोगों का जो टोटल क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहीं से मिल जाएगा। तो देखिए 7th वन बोल रहा है मैसूर वैरायटी कंटेन लिप्स। जो मैसूर वैरायटी है, मैसूर वैरायटी में अभी बताएगा कितना टाइप्स है। देखिए, 2 टाइप्स है। तो मैसूर वैरायटी में एक है लिमोनियन और दूसरा है सिनियोल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और इसका आंसर आप लोग ऊपर में भी देख सकते हो, मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ सिनियोल और लिमोनिन। ये हो गया पहला का। नेक्स्ट वन देखिए, 8th बोल रहा है कि इंडियन कार्डामम इज, तो इंडियन कार्डामम कैसा क्वालिटी का होता है? पुअर क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। अभी बताया गया बेटर क्वालिटी का होता है। 9th वन देखिए, मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डामम इन इंडिया इज, तो जो कार्डामम का है उसका हार्वेस्ट मतलब कि फसल को कब उगाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए कि कार्डामम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त से फरवरी तक। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि द मेन हार्वेस्ट सीजन कौन सा सीजन में होता है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त से फरवरी। ये हो गया। नेक्स्ट वन देखिए 10th,
दिया हुआ है इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डामम ऑफ, तो कितना टाइप का इंडिया कार्डामम को प्रोड्यूस करता है, 1 टाइप, 2 टाइप या 3 टाइप, तो हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप्स का। इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंडियन कार्डामम इज नोन इन 2 मेन वैरायटी, तो 2 मेन वैरायटी में होता है, जो स्टार्टिंग में भी बताया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इंडियन कार्डामम एक मालाबार होता है और एक होता है मैसूर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 11th वन पे चलते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम प्रोड्यूसेस बाय कर्नाटका, कर्नाटका के द्वारा कितना अमाउंट में जो इलायची का प्रोडक्शन किया जाता है वो बताना है। तो सिंपल सा क्या है, ऊपर में देखिए कर्नाटका प्रोड्यूसेस अराउंड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम, तो कार्डामम का मतलब इलायची का सिर्फ 25% कौन प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन 25। नेक्स्ट देखिए 12th वन, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस गिवन इन द पैसेज, तो ये फ्रेग्रेंस का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सुगंध, सुगंध मतलब अच्छा गंध, तो इसका मतलब यहाँ पे पैसेज में फाइंड करना है। तो सुगंध का जो मतलब होता है वो होता है एरोमेटिक, इसका साइनोनिम क्या होता है, एरोमेटिक। और जो पैसेज में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए मोर एरोमेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, बहुत ज़्यादा सुगंधित, एरोमेटिक का मतलब भी सुगंधित। और यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, मतलब साइनोनिम क्या होता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेग्रेंस। अब 13 देखिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, तो जब भी नोट बनाते हैं तो इनमें से क्या चीज़ यूज नहीं होता है, तो डेट का यूज कभी नहीं किया जाता है। इसमें टाइटल यूज किया जाएगा, कीवर्ड यूज किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन यूज किया जाएगा, बट डेट का कभी यूज नहीं किया जाएगा। और आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा सिंपली यही पूछेगा, किसी प्रकार से नहीं घुमाया जाएगा क्वेश्चन को, राइट। तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 14 देखिए कि विच ऑफ दिस इज राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर टू द एडिटर, तो जब कभी भी न्यूज लेटर वालों के पास, न्यूज पेपर वालों के पास लेटर लिखा जाता है तो उसमें डेट किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 में देखिए, 15 में होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का इनमें से कौन पार्ट नहीं होता है। तो जब भी आप समरी लिखिएगा ना तो उसमें आपको अपना वर्ड यूज नहीं करना है, अपना वर्ड यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज यूजिंग योर ओन वर्ड, राइट। कुछ लोग इसमें बी को मार देता है, बी एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये नहीं होगा, आप लोगों का आंसर में ए होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए 16th, देखिए 16th वन, नोटिस इन द स्कूल एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर, तो जो भी नोटिस लिखा जाता है कॉलेज या फिर स्कूल में किसके लिए लिखा जाता है, बच्चों के लिए लिखा जाता है, स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो 16 का हो जाएगा सी, स्टूडेंट, राइट। 17 देखिए, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब भी फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा तो हमेशा सेंडर के एड्रेस के साथ शुरू होगा, क्या, सेंडर के एड्रेस के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए 18th वन, एट विच पैलेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन द इनफॉर्मल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो लव शब्द का यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, बॉडी में किया जाता है या फिर शुरुआत में किया जाता है या फिर लास्ट में किया जाता है, तो उसमें क्लोजिंग पार्ट में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे ओपनिंग लिख दिया है, यहाँ पे ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग पार्ट होगा, राइट। तो जहाँ पर भी क्लोजिंग मिले आप लोगों को वहाँ पे सिंपली टिक आउट कर देना है। देखिए 19th वन, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, तो जब भी अच्छा आर्टिकल लिखा जाए तो किसको ध्यान में रखना चाहिए, तो हमेशा रीडर्स जो पढ़ेगा और उसके मूड को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 देखिए, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी, तो जो भी नोटिस का हेडिंग होगा या सब्जेक्ट होगा वो बी ब्रीफ एंड कैची, यहाँ पे वाई छोटा हुआ है, कैची होगा, राइट। तो हेडिंग जब भी लिखा जाएगा वो ब्रीफ मतलब छोटा और कैची लिखा जाएगा। 21 वन देखिए, हु टोस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यहाँ पे पूल फिर प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, तो आप लोग समझिएगा कि जो डगलस है जो राइटर था उसको पूल के अंदर कौन फेंका था, तो एक 18 साल का लड़का, तो प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड बॉय, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 22 देखिए, व्हाट इज याकिमा, यहाँ पे जो याकिमा है वो क्या था, तो एक रिवर थी, एक नदी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, तो जो लास्ट लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो वो बताता है कि लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, वहाँ का आज़ादी और वहाँ का भाषा को छीन लिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए 24th, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो कौन जोर लगा रहा था अपना मालिक स्वयं बनने के लिए, तो जो मुकेश था क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक्स, राइट। तो ये अपना मालिक स्वयं बनना चाहता था। आप लोग यदि कहानी पता होगा तो आप लोग को सिंपली सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर कहानी नहीं पता है तो कहानी को एक बार समझ लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट वन देखिए 25 में बोल क्या रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ग्लास बैंगल्स के लिए, मतलब चूड़ी बनाने के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट वन देखिए 26, डीप वाटर इज एक्सर्ट टेकन फ्रॉम, तो जो डीप वाटर चैप्टर है वो किस अंश से लिया गया है, एक्सर्ट का मतलब होता है किस अंश से, किसका भाग से लिया गया, राइट। तो ये है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। तो जो आप लोगों का क्वेश्चंस भी पूछेगा ना उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेगा इंग्लिश के अंदर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वन, हु वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का टीचर का क्या नाम था, तो मिस्टर एम हेमल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 28 देखिए, व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, तो जब सभी चीज़
सभी चीज़ मृत नजर आएगा तो उस समय क्या जीवित रहेगा? इसका मतलब ये है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थ, राइट। तो 29 देखिए, द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज, तो जो पोएट का नाम है वो क्या है रोड साइड स्टैंड का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोबर्ट फ्रॉस्ट। रोबर्ट फ्रॉस्ट। 30 देखिए, रोबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पेन वाज, तो रोबर्ट फ्रॉस्ट था, उसका लाइफ स्पेन बताना है कि वो कब जन्म लिया और कब मरा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि इसमें आप क्या समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझने वाली है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, 1874 टू 1963। देखिए नेक्स्ट वन 31, ये है व्हाट इविल्स दैट वी पॉज। तो हम लोगों के पास क्या बुराई है, जितने भी इंसान हैं उसके पास मैक्सिमम क्या है, सो गलत आदत है। तो पहला डिसअपॉइंटमेंट, हाँ ये भी रहता है सभी इंसान के पास। लैक ऑफ नोबेल क्वालिटी, अच्छे गुणों का कमी रहता है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। अब देखिए आगे है, रीड द गिवन स्टेट एंड आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम 32 से 40। तो 32 से 40 तक इस लाइन को पढ़ करके, इस स्टैंजा को पढ़ करके, किसी पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है तो इसको पढ़ करके यार आंसर देना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पक्का रहने वाला है, स्टैंजा से। स्टैंजा दे देगा और उससे 4-5 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसको आप लोग लिख करके ले लीजिए। आप लोग जितना भी पोएम होगा ना उसको याद तो नहीं करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा कि किस पोएम का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए बोल रहा है कि नेम द पोएम। ये जो स्टैंजा लिखा गया है वो किस पोएम से लिया गया है? देखिए क्या है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो ये पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रीज आया है, यंग आया है, स्प्रिंटिंग आया है। तो ये जो पोएम है वो है माई मदर एट 66, जिसके लेखक कमला दास थी, कमला दास थी। तो वही बोल रहा है कि पोएम का नाम बताइए, तो माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिए, नेम द पोएट, कौन है पोएट इसका? तो कमला दास, कमला दास इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। अब देखिए 34, हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज, तो जो यंग ट्रीज है उसकी तरफ कौन देख रहा था या फिर देख रही थी? तो सिंपल सा द पोएट कमला दास थी, वही देख रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 का देखिए, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। तो क्या जो महाराजा था वो टाइगर को किल कर पाने में सक्षम हुआ? नहीं, क्योंकि वो 99 टाइगर को मार पाया, 100वां टाइगर को वो नहीं मारा था, कोई दूसरा कोई मारा था, राइट। और वो खिलौने के टाइगर से मौत हो गई थी उसकी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज नो, कि वो मार पाने में नहीं संभव हुआ था। 36 देखिए, व्हाट वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड। तो जब इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ था ना तो उसको क्या बोला जाता था? तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं क्या? गोंडावना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाउज। तो सदाउज एक प्रकार का डॉक्टर था जो बचाया था आदमी को। जो कहाँ से बचाया था? समुद्र के किनारे अधमरा पड़ा हुआ था, राइट। तो वो एक प्रकार का क्या था? डॉक्टर था। प्रोफेशन का मतलब वो क्या काम करता है। देखिए 38, जो इज द डॉटर ऑफ, जो किसकी बेटी थी? तो जो थी वो जैक की बेटी थी। जो जैक याद हो गया होगा। तो जो थी सो जैक की बेटी थी, और जैक है वो अपनी बच्ची को हमेशा कहानी सुनाया करती थी। क्या आप लोगों को कहानी याद हो रहा होगा? अब देखिए 39, हु इज़ लैम्ब। लैम्ब कौन था? लैम्ब एक बूढ़ा इंसान था, लैम्ब एक बूढ़ा इंसान था जिसका पैर क्या था? डैमेज था, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉडल सेट 1 इज हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाउज लाइफ। तो सदाउज लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन किया था? और सदाउज का था एक डॉक्टर था, तो उसके पिताजी सबसे ज़्यादा उसके लाइफ को इन्फ्लुएंस किए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हिज फादर। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का मॉडल सेट 1 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप लोग मॉडल सेट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मॉडल सेट का छोड़िए नहीं। अभी तुरंत आप लोग समझते चलिए और याद करते चलना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक बार में याद होते चलेगा। तो देखिए द फर्स्ट वन मॉडल सेट 2 है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू द एडिटर। जब हम प्रकाशक के पास लेटर लिखते हैं तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि लेटर टू द एडिटर में हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, फॉर्मल लेटर होता है, ना कि इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और फॉर्मल का मतलब होता है कि औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। जैसे कि जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो अरे तुम तम का यूज करते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल। लेकिन जब आप अपने गार्जियन के साथ बात करते हैं तो रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं, वहाँ पे अरे तू ताम यूज नहीं करते हैं, तो वो हो गया फॉर्मल लैंग्वेज। तो जो लेटर टू द एडिटर है वो एक प्रकार का फॉर्मल लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग इनफॉर्मल चीज़ों का यूज नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का हो जाएगा। सेकेंड वन देखिए, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। जब आर्टिकल को लिखा जाता है तो क्या रेशियो होता है? मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है, तो रेशियो क्या होता है एक्टिव और पैसिव का? तो एक्टिव और पैसिव का जो रेशियो होता है वो याद कर लेना है कि 70/30 का होता है। 70/30 का होता है, तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि पैसिव पहले रख दे और एक्टिव बाद में रख दे तो 30/70 हो जाएगा, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 70/30 रेशियो। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बेयरिंग लॉस्ट टाइटल।
किसी भी नोटिस का क्या असर पड़ेगा जब उसमें ऐड किया जाएगा लॉस्ट टाइटल। और लॉस्ट टाइटल का मतलब कोई चीज़ किसी व्यक्ति का भूला जाता है। अगर वो किसी चीज़ को भुला देता है, उसी को बोल रहा है लॉस्ट टाइटल, तो क्या असर पड़ेगा? तो अगर किसी व्यक्ति का कोई चीज़ भुलाएगा तो रिवार्ड टू द वन हु हैज़ लॉस्ट द ऑब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को भुला देगा तो क्या उसको इनाम मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। रिवार्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, जो उसको पाएगा उसको वो इनाम के रूप में मिलेगा। यदि आप लोग कोई चीज़ पा लेते हैं तो आपको वो इनाम मिलता है, और अगर कोई चीज़ भुला देते हैं तो आपको रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो वही बोल रहा है कि अगर लॉस्ट हो गया तो क्या असर पड़ेगा, तो जो पाएगा उसको रिवार्ड मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो नोटिस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो देखिए, सब्जेक्ट इसका पार्ट होता है, डेट भी इसमें होता है, सिग्नेचर भी इसमें होता है। एक्चुअल में जो नहीं होता है वो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर मैडम, जो लिखा जाता है उसी को बोलते हैं सैल्यूटेशन करना, महाशय महोदय। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वन का। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में फ्लुएंसी क्या है? मतलब कि जब भी कोई आर्टिकल को लिखा जाएगा तो उसका सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, फ्लुएंसी क्या होगा? तो उसका जो बेस्ट फॉर्मेट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वो बोल क्या रहा है कि एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर, कंटेंट को एक साथ बुनने की क्षमता। क्योंकि किसी भी आर्टिकल को जब एक साथ अच्छे तरीके से रखा जाएगा, बुना जाएगा, तभी वो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका फ्लुएंसी है। अगर अच्छे तरीके से आर्टिकल को नहीं लिखा गया, अच्छे तरीके से कंटेंट को नहीं बुना गया, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वीव मतलब बुनना होता है, किसी भी कंटेंट को अच्छे तरीके से बुनने की एबिलिटी। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिक्स्थ वन देखिए, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द नोटिस। तो किसी भी नोटिस का जो बॉडी स्टार्ट होता है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो हम लोगों को पता है कि नोटिस में लिखा जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म दैट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ का बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं होगा क्योंकि थ्रो द कॉलम ऑफ ये किस में यूज करते हैं? लेटर टू द एडिटर में। किस में? लेटर टू द एडिटर में। अगर यहाँ पे पूछ देता कि विच ऑफ दी मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट ए बॉडी ऑफ लेटर टू द एडिटर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। बट यहाँ पे नोटिस को पूछा गया। क्या पूछा गया? नोटिस को। सो सिंपल सा आंसर नंबर बी होगा। राइट, दिस इज टू इन्फॉर्म। सेवंथ वन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले सेट में भी करवाया गया था। राइट, सो विच ऑफ दिस इज द राइट। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देर नहीं होगा, यहाँ पे दीज होगा। बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पे किया है। तो विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो उसका जो परफेक्ट तरीका है डेट को लिखने का वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 21 2021, या फिर इसी को लिख सकते हैं 21 नवंबर, इस प्रकार से, और 2021। राइट, इस प्रकार से रहना चाहिए। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 8 देखिए, एट्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। जब भी लेटर टू द एडिटर लिखा जाएगा तो उसका क्या फीचर्स होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो सिंपल सा स्टिक टू द पॉइंट ये होता है। फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मल होगा, फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल लैंग्वेज होगा। राइट, तो ये लेटर टू द एडिटर फॉर्मल लैंग्वेज भी होता है, स्टिक टू द पॉइंट भी होता है, और रिलेवेंट कंटेंट को लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो एट्थ का ऑप्शन डी होगा। आप लोग साथ में नोट करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट वन देखिए, नाइन्थ, इनुमिनेरेट एन इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि साक्षात्कार या संचार, साक्षात्कार या संचार का सर्वोपरि मतलब सबसे अच्छा उपयोगी माध्यम कौन सा है? तो सबसे अच्छा इंटरव्यू का उपयोगी माध्यम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। नोबल का मतलब गुण वाला बात, गुण वाला बात, ऑफ इंटरेक्शन मतलब बातचीत, और इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। तो ए नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टेंथ में देखिए, व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोगर स्टंग। तो रोगर स्टंग को वो मिस्टेक से क्या कहा करता था? तो रोगर गिलहरी कहा करता था, रोजर गिलहरी कहा करता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो जैक था अपनी बेटी को कहानी सुनाया करता था एक कैरेक्टर के नाम से, वो क्या था? रोजर स्टंग। लेकिन वो कभी कभी मिस्टेक से इसको बोल दिया था रोजर स्क्वायरल, जिसका मतलब होता है गिलहरी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाई डिड मिस्टर लैम्प नॉट हैव कर्टेन इन हिज हाउस। तो जो मिस्टर लैम्प था, बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक पैर डैमेज था, आप लोगों को पता होगा, तो वो है सो अपने घर में कर्टेन मतलब पर्दा क्यों नहीं लगाता था? बिकॉज वॉन्टेड विजिटर इन हिज हाउस, वह चाहता था कि जो घूमने वाले लोग हैं वो उसके हाउस में आए। राइट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी। ट्वेल्थ का देखिए, वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर। अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर क्यों है? तो अंटार्कटिका प्योर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इंसान नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहता है वहाँ पे तबाही मचा देता है।
वहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो वहाँ पे प्योर रहने का मेन रीज़न है कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। एग्जिस्टेंस का स्पेलिंग मिस्टेक किया है, राइट। तो वहाँ पे कोई इंसान का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए अंटार्कटिका बहुत ही प्योर है। 13th क्वेश्चन को देखिए, वाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑथर है सो बार बार प्रार्थना क्यों करता था। ऑथर बार बार प्रार्थना क्यों करता था कि उसका जो शूटिंग है वो क्राउड में लिया जाए, भीड़ में लिया जाए। तो क्या वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता था? नहीं। वो लोगों से दूर जाना चाहता था? नहीं। टू अवॉइड एपिकल नरेशन, वो एपिकल नरेशन को अवॉइड करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का सी हो गया। नेक्स्ट वन देखिए 14, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे द ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। तो जो पोएट था वो किस प्रकार का दृश्य को यूज करता है कि ब्यूटी इज एवरलास्टिंग है, मतलब कि उसका कोई अस्थायी रूप नहीं है, कोई भी अस्थायी रूप नहीं है सुंदरता का। तो उसके लिए किस दृश्य का यूज किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट लाइटेंस द सीरियसनेस ऑफ लॉस ऑफ रेड ट्रैप। यहाँ पे देखिए लॉस की जगह पे लेसन होगा, लॉस मिस्टेक से प्रिंट कर दिया है तो यहाँ पे लेसन होगा। तो क्या है सो लाइटन करता है सीरियसनेस ऑफ द रेड ट्रैप। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पैडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। जो पैडलर था उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वही है सो लाइटेंस करता था सीरियसनेस, उसके सीरियसनेस को। 16 को देखिए, हु इमिटेड द स्किन ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोनाथन वैली। तो जो जोनाथन वैली था उसका जो सनसेट और सनराइज का दृश्य को कौन कॉपी किया था, कौन अनुकरण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा कि ऑल तमिल प्लेज, यहाँ पे तमिल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, उसको ध्यान दे दीजिएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखिए, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट पोएम को लिखा गया है, राइट, उसमें हैव नो ट्रैक विथ डेथ, हैव नो ट्रैक विथ डेथ मीन्स उसका क्या मतलब है? तो उसका सिंपल सा मतलब है कि हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, उसका मौत से कोई संबंध और लेन देन नहीं था। आंसर को आप लोगों को याद करते चलना है क्योंकि क्वेश्चन का डायरेक्टली D2 उठा करके आप लोगों को एग्जाम में देगा, किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं करेगा। वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। जो अंटार्कटिका है उसको रेस्ट्रिक्टेड क्यों कर दिया गया? यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड का भी स्पेलिंग को मिस्टेक किया है, राइट। तो रेस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया है अंटार्कटिका को? वहाँ पे जाने क्यों नहीं दिया जाता है? वहाँ पे एरोप्लेन भी ऊपर से नहीं उड़ता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वहाँ के वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 19th वन, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। जो ब्रिटिश जमींदार थे वो कितना परसेंट देने के लिए तैयार हुए, कितना परसेंट देने के लिए तैयार हुए? तो गांधी जी ने तो 50% की मांग की थी, गांधी जी ने 50% की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 25% ही दिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25%। ब्रिटिश जमींदार ने 25% देने की स्वीकृति दी। तो 19th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, द रिथम सीम ऑफ पोएम आंट जेनिफर टाइगर, जो ये आंट जेनिफर टाइगर एक पोएम है, उसमें इन स्टेंजा 1 उसका जो पहला स्टेंजर है उसका क्या रिथम है? तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो जैक बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन देखिए जो आंट जेनिफर टाइगर है उसमें 3 स्टेंजा है आप लोगों का, पहला दूसरा तीसरा। तो जो पहला वाला का जो रिथम है ना वो होगा A A B B। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर सेकेंड स्टेंजा बोलता तो वहाँ हो जाता C C D D, और अगर थर्ड स्टेंजा बोलता तो हो जाता E E F F। सिंपल सा है, पहला है इसीलिए A A 2 बार और B B 2 बार। अगर दूसरा स्टेंजा रहता तो B के बाद क्या आता है C, तो C C D D, और अगर तीसरा देता तो D के बाद क्या आता है E E F F। तो ये रिथम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन, विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो ए मेंबर ऑफ। तो जो ऑथर ऑफ इंडिगो था, इंडिगो चैप्टर जो है उसका जो लेखक है वो किस यूनिवर्सिटी का मेंबर था, सदस्य था, मतलब किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे प्रिंसटन होगा, एच की जगह पर एन होगा, यहाँ पर भी स्पेलिंग को मिस्टेक किया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 21 का देखिए 22 क्वेश्चंस को, व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। तो जो जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था, यहाँ पे व्हाट नहीं होगा व्हेन, क्योंकि पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो कब का इंग्लिश में व्हेन होता है। ये जैक वाले भी ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक टाइपिंग करते हैं। तो जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था, तो ये हुआ था 1940 में, 1940 ईस्वी में। तो ये याद रखना है कि जेमिनी स्टूडियो का सेटअप 1940 में हुआ था। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द पाइटोप्लैंक्टन। पाइटोप्लैंक्टन क्या है? पाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो ये एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस है, छोटी छोटी घासों को ही क्या कहा जाता है, पाइटोप्लैंक्टन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस। अब यहाँ पे देखिए अलंकार से दिया है, फिगर ऑफ स्पीच। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी में ये वर्ड है,
तो इसमें किस अलंकार का यूज किया गया, किस अलंकार का यूज किया है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज किया गया। ये क्वेश्चन रहेगा फिगर ऑफ स्पीच से एक दो तो क्वेश्चन पक्का रहेगा, राइट। तो वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन है वो साहेब को ऑथर ने देखा, वाचिंग सम यंग्स मैन प्लेइंग। तो साहेब है सो क्या देख रहा था, किस खेल को देख रहा था खड़ा होकर के, तो वो टेनिस को देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर 25 का बी सही होगा। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ गिव टू द सोल्जर, तो डॉक्टर सदाओ जो था वो सोल्जर को क्या दिया था, तो अपना बोट भी दिया था, फूड भी दिया था और फ्लैश लाइट दिया था यूज करने के लिए जब वो उसको अपना देश भेज रहा था। ये द इनेमी चैप्टर से क्वेश्चंस को पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी चीज़ दिया था। एट वाट एज डॉक्टर सदाओ कम बैक टू जापान, तो डॉक्टर सदाओ है वो जापान वापस कब आए, तो वो 30 साल की एज में वापस आए थे जापान, और वो 22 साल की एज में पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ पे, अमेरिका में। 22 साल की एज में अमेरिका वो पढ़ने के लिए गए थे और 30 साल की एज में वो वापस आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 का। 28 का देखिए, हु इज लुइसा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, लोयरा लिख दिया है, लुइसा कौन थी, राइट। तो वो चार्लीस वाइफ थी, चार्ली की पत्नी थी जो लुइसा थी। 18 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फोर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम, ग्रांड सेंट्रल सेकेंड लेवल, तो ग्रांड सेंट्रल सेकेंड लेवल से ट्रेन कहाँ के लिए निकली, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। यहाँ पे सुबह एरिया लिखा है लेकिन ये नहीं होगा, सब अर्बन एरिया होगा। व्हाट, सब अर्बन एरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो वहाँ पे तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसी के ऊपर क्या करना है, टिक लगाना है, मतलब कि सर्कल करना है, आप लोगों को मार्किंग रहेगा, राइट। 30 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज चार्ली, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक किया, ये स्पेलिंग होगा हियर इनिशियली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर। तो जब वो थर्ड लेवल कॉरिडोर में मूव कर रहा था तो वो शुरुआत में क्या सुनता है, तो वो सबसे शुरू में ये सुनता है कि उसका अपना पैरों का जो आवाज़ है वो आ रहा था, तो साउंड ऑफ हिज ऑन फुट स्टेप, उसके अपने पैरों का आवाज़ आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब 31 को देखिए, वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, तो वो अपने राज्य में टाइगर के मौत के ऊपर, टाइगर के शिकार के ऊपर क्यों बैन लगा दिया गया था, इसलिए बैन लगाया था क्योंकि वो जो प्रीस्ट का प्रेडिक्शन था, एक्चुअली में प्रीस्ट की जगह एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए था, तो जो प्रीस्ट का जो प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी किया था ना कि तुम 100 टाइगर के द्वारा ही मरोगे, मतलब जब तक तुम 100 टाइगर को नहीं मार लेते तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हारा मौत 100 टाइगर के द्वारा ही होगा। इसी प्रेडिक्शन को, इसी भविष्यवाणी को गलत करने के लिए वो सारे टाइगर का हंटिंग रोक दिया था, ताकि जब वो 100 टाइगर को मार देगा उसके बाद वो मरेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि वो इसलिए बैन लगाया था कि भविष्यवाणी को गलत कर दे। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट डज कल्की ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी, जो स्टोरी है महाराजा वाला, जो इसके पहले क्वेश्चन के, इस 100 टाइगर को वो राजा मारना चाहता है, तो उस कहानी के द्वारा ये काल्की जो राइटर है वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो भविष्य में लिखा गया है, जो आपके भाग्य में लिखा गया है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी। जो भी चीज़ भाग्य में लिखा गया है उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी और वैसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो बताया गया था कि 100 टाइगर के अंदर ही तुम्हारा मौत होगा, और वो हो भी गया, वो 100 टाइगर को मार भी नहीं पाया। तो यहाँ से हो जाएगा द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, तो यहाँ पे डेस्टिनी का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, तो वो अपनी डेस्टिनी के फ्यूटिलिटी के अगेंस्ट जाना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट सेटिस्फाइड द अम्बर्टो टेस्ट फॉर नरेशन, तो अम्बर्टे को क्या स्वाद था नरेशन अपने कथन के लिए, तो नोबेल का, क्या था, नोबेल का। ये सब स्टोरी इंटरव्यूअर्स चिल्ड्रन वर्ल्ड पे उसको कोई टेस्ट नहीं था, उसका जो टेस्ट था वो नोबेल पे था। 34 को देखिए, बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, तो यहाँ पे सूड की जगह पे स्कूल होगा। तो बोल रहा है कि जो ऑथर है वो हाई स्कूल याकिमा में कितने सालों तक पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 साल तक पढ़ाया था। कितना साल तक पढ़ाया था, 2 साल तक, याद रखना है, 2 ईयर। 35 देखिए, YMCA स्टैंड फॉर, तो जो YMCA था वो किसके लिए स्टैंड था, तो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोफिया टोल्ड जेंसी, सोफिया टोल्ड जेंसी, जो सोफिया थी वो जेंसी उसकी फ्रेंड थी, उसको क्या बोली कि दैट हर फादर इफ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, कि अगर उसके पिताजी जान जाएंगे कि उसकी बेटी है वो डैनी कैसी से मिल रही है तो उसके पिताजी उसका मर्डर कर देंगे। तो वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि अगर मेरे पिताजी जान जाएंगे कि मैं डैनी कैसी से मिल रहा हूँ, और डैनी कैसी कौन था, वहाँ का एक खिलाड़ी था, फुटबॉल का खिलाड़ी था आयरलैंड का, राइट, तो वो उसका मर्डर कर देगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिए, डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, तो किस फुटबॉल टीम का प्लेयर था, तो वो हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। 38 देखिए, जियोफ नेवर टूक सोफी, जियोफ क्या था, सोफी का भाई था, वो उसको कभी भी बाहर नहीं ले जाता था अपने साथ, बिकॉज ही थॉट सी वाज, क्योंकि वो सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है,
बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए उसको बाहर नहीं ले जाया करता था। 39 को देखिए, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। तो रोड साइड के स्टैंड क्यों बिल्ड किया जाता है? तो रोड के किनारे स्टैंड को इसलिए बिल्ड किया जाता है ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपने जीविका को चला सकें, अपने जीवन को चला सके, ताकि वहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं उनके द्वारा कुछ सामान को खरीदा जाएगा और उनको कुछ बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू अर्न मनी, ईच की जगह पे अर्न होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ईच मनी की जगह पे अर्न मनी होगा। तो टू अर्न मनी फ्रॉम पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक। तो जो वहाँ पे ट्रैफिक आता है, कुछ लोग आकर के रुकते हैं, उनके द्वारा जो सामान खरीदा जाएगा उससे उनकी आजीविका चलेगी, इसीलिए वो लोग रोड के साइड में स्टैंड लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर द पीटीफुल कीन इन द पोएम रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पोएम के, रोड साइड स्टैंड पोएम है, उसमें पीटीफुल कीन, यहाँ पे कीन होगा, की लिख दिया था, राइट। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, था पुअर रूलर फोल्क एंड फार्मर। तो जो गरीब लोग थे और किसान थे जो सड़क के किनारे अपना स्टैंड को बिल्ड करते थे, उनके बारे में बोला गया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 39 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।